बट डोंट वरी, टेक्नोलॉजी ने इसे मुमकिन बना दिया है हिस्ट्री में वापस लौटकर अपने फेवरेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ शानदार फोटो लेना। और इसके लिए लेना होगा आपको इतना रिस्क कि जाएं आप दिल्ली। इंडिया में हर 5 साल में होते हैं दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस। 1.4 अरब लोगों का देश, जिसमें है करीब 90 करोड़ वोटर्स जो बोलते हैं 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का रुतबा सबसे खास है और अब तो एक म्यूजियम ही बन गया है जिसे डेडिकेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया को। पता है, कभी कभी मेरे हिस्ट्री टीचर की आवाज मुझे आज भी याद आती है। शहनाज, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताइए। ओह माय गॉड, ओह नहीं, मुझे चाहिए हिस्ट्री का एक कूल और मॉडर्न एक्सपीरियंस। और आज ये पॉसिबल है, ठीक यहाँ पर इंडिया के हार्ट न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में। मिलिए सौरभ से। सौरभ और उनके टेकीज के ग्रुप ने इस म्यूजियम को तैयार किया है। हमें इस म्यूजियम के बारे में बताइए। इस म्यूजियम को विजिटर्स के लिए डिजाइन किया गया है, ये सोचते हुए कि वो यहाँ के सेंटरपीस होंगे। वाओ और वाओ, सिर्फ यही 2 बातें इस समय मैं कह सकती हूँ। टेक्नोलॉजीज जैसे हॉलोग्राम्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, कंप्यूटराइज्ड काइनेटिक स्कल्पचर्स, इन सब के बारे में इस प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में आप जानेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये ब्रिलियंट आइडिया किसका था? असल में ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आइडिया था। उन्होंने कहा हमें ये म्यूजियम बनाते हुए किसी भी सोच को हदों में नहीं बांधना है और हम चाहते हैं ये म्यूजियम एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव और इसके साथ साथ एंटरटेनिंग भी हो। देखिए, मेरी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ एक ही है, वो है इंदिरा गांधी। काश मैं तब पैदा हुई होती और उनसे मिल पाती। शायद मेरे पास आपके लिए कुछ खास है, ठीक इस पर्दे के पीछे देखिए। ये तो मिसेस इंदिरा गांधी है। ये कैसे किया आपने? हमने प्रोजेक्शन इस्तेमाल किया है और आप यहाँ एक स्क्रीन देख सकती हैं जो बेसिकली इनविजिबल है और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक होलोग्राफिक इमेज इंदिरा गांधी जी की। मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? इसके लिए पहले आपको प्राइम मिनिस्टर बनना होगा। ये अशोक का एम्बलम इंडिया के 4 पिलर्स को दर्शाता है: प्राइड, कॉन्फिडेंस, पावर और करेज। क्या आपको इस अशोका पिलर में कोई अनोखी बात दिखी? देखने में ऐसा लगता है कि ये हवा में फ्लोट कर रहा है। ये हो कैसे रहा है? देखिए, यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं और असल में वही इसे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रख रहे हैं। ओके, इससे कूल म्यूजियम मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो अब मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं इस एक्सपीरियंस को हमेशा याद रख सकूं। तो हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के पर्सनलाइज्ड लेटर्स हैं और उनके ओरिजिनल सिग्नेचर्स इन पर प्रिंट किए जाएंगे। आप ये कैसे कर रहे हैं? हमने असल में स्कैन किए हैं सैकड़ों लेटर्स जो हर प्राइम मिनिस्टर ने लिखे थे और आप इस रोबोट को देख सकती हैं। हमने इसे सिखाया है उनकी तरह साइन करना। तो जब आप किसी प्राइम मिनिस्टर क्या को बात सिलेक्ट है। करती हैं तो ये उनका एक्चुअल सिग्नेचर करता है। कमाल की बात है, ये साइंड लेटर है श्री जवाहरलाल नेहरू का। पूरी दुनिया में मैंने बहुत सारे म्यूजियम्स देखे हैं, लेकिन मैंने कहीं भी किसी देश में प्राइम मिनिस्टर्स पर कोई म्यूजियम नहीं देखा। यहाँ मुझे एक बेहद नायाब एक्सपीरियंस मिला है। मैंने यहाँ कई एग्जिबिट्स देखे, कुछ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया तो कुछ ने मुझे नई बातें सिखाई। अब मुझे हमारी कैपिटल दिल्ली आने की एक और वजह मिल गई, द प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम ऑफ इंडिया। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं कई इंडियन नेम्स और कुछ रिकॉर्ड्स तो इन लोगों ने ऐसे तोड़े हैं कि दांतों तले उंगलियां दबा लें। मिसाल के लिए केरला के अबीश पी डोमिनिक का रिकॉर्ड है कि उन्होंने तोड़े हैं 122 कोकोनट्स, वो भी सिर्फ 1 मिनट में, बस अपने दाएं हाथ से। तो दूसरी तरफ हैं न्यू दिल्ली के देवेंद्र सिंह, जो दुनिया के फास्टेस्ट टाइपिस्ट हैं, जो इस्तेमाल करते हैं अपनी नोज को। और चेन्नई के इलियाराम सेकर। रुकिए, तो क्यों ना हम आपको वो गजब के दिमागी रिकॉर्ड्स दिखाएं जो इन महाशय ने बनाए हैं। अमेजिंग।
हम इंसान भी ना बड़ी मजेदार स्पीशीज है। हमें ना चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जुनून चढ़ जाता है। कुछ तो हमें सरफिरा कहेंगे हमारे जुनून की वजह से, पर जिस इंसान से मैं आज मिलने वाली हूँ उनकी बात ही कुछ अलग है। उनके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। बाइसाइकिल चलाते हुए 700 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना। नंबर 2, उल्टे लटक कर 72 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना। नंबर 3, सबसे ज्यादा लोगों का एक साथ रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, जिसके लिए उन्होंने 3997 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था। कमाल है ना। सबसे लेटेस्ट है नंबर 4, पानी के अंदर रूबिक्स क्यूब्स को सॉल्व करना। और ये वाला ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि इन्हें तैरना नहीं आता। ये वाला तो हमें देखना ही पड़ेगा, है ना दोस्तों? 1, 2, 3, go for it! देखते हैं ये इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। हाँ, ये तो सॉल्व कर रहे हैं, ये तो कर पा रहे हैं, वो भी कितनी आसानी से। क्या बात है। इन्होंने कर दिखाया। वाओ, आपने कमाल कर दिया इलियाराम। रूबिक्स क्यूब में कितनी तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं? 100, 1000, 10 लाख। जवाब है 4 खरब 300 अरब। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से बस एक ही होता है सही सॉल्यूशन। आखिर कौन सोच सकता था ऐसा कुछ? तो इसे बनाया था 1974 में एक हंगेरियन प्रोफेसर ने, जिनके नाम पर इस क्यूबिक करिश्मे का नाम पड़ा, रूबिक्स क्यूब। इलिया अब दुनिया के बेस्ट टीचर हैं रूबिक्स क्यूब के, और मैं दुनिया की बेस्ट स्टूडेंट। पर ऐसा है नहीं, लेकिन प्लीज क्या आप मुझे सॉल्व करना सिखा सकते हैं? तो सोल्यूशन के लिए हमें कुछ मूव्स समझने होंगे, जो कुछ एल्गोरिदम हैं। ओके। तो जो पहली टिप है वो है क्रॉस, ये है मेरी पहली टिप। और जो दूसरी टिप है वो है क्रॉस साइड पैच, जैसे कि ये ओके। ना सिर्फ क्रॉस बल्कि ये दोनों पैचेस। ओके। जी हाँ, फिर हम इसे लेयर बाय लेयर बना सकते हैं। तो ये है लेयर 1, इसे देखिए पूरी लेयर सॉल्व हो गई। पूरी लेयर सॉल्व कर दी। इसे कहते हैं पहली लेयर। अब दूसरी लेयर, तो ये है लेयर 2। अब इसके लिए भी कुछ नोटेशंस हैं, तो लेयर 2 भी सॉल्व हो गई। और आखिरी स्टेप है इस पूरे को सॉल्व करना। वाह, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाता है। सच में कमाल के हैं। लेयर बाय लेयर, क्रॉस बाय क्रॉस। पता नहीं मैं समझी कि नहीं, पर आपके साथ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक साल बाद भी मैं इस पेड़ के नीचे बैठी हूँ, इन्हीं कपड़ों में, और रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रही हूँ। ओके, मुझे थोड़ी देर लगेगी, पर क्यों ना आप लोग अगली स्टोरी एंजॉय करें, और एक दिन मैं जरूर आपको पूरा क्यूब सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो मैं एक ऐसी फैमिली की खोज में हूँ जो असल में बनाती है इतना डेविलिशली टेस्टी फूड कि उसे नाम दिया गया है शैतान वाजा। ये शैतान वाजा जो है ना, वो यहाँ के श्रीनगर के हैं ओरिजिनल। शैतान वाजा उधर रहता है भोजपुरा में। ऑब्वियसली लेफ्ट। यहाँ पर रहते हैं। लेकिन एक मिनट, इससे पहले कि हम उनसे मिलें, मुझे लगता है कि ये जानना जरूरी है कि वाजा का मतलब क्या है। वाजवान 2 शब्दों से बना है, वाजा और वान। वाजा मतलब पेशेवर कुक और वान मतलब शॉप। तो ये वाजास थे प्रोफेशनल पर्शियन कुक्स, जिन्होंने दुकान खोली, और वक्त के साथ साथ जश्न के तरह तरह के लजीज खाने को वाजवान का नाम दे दिया गया। अगर आप कश्मीर में हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने शैतान वाजा उर्फ मुश्ताक अहमद खान का नाम नहीं सुना हो। शैतान वाजा, ये नाम कहाँ से मिला आपकी फैमिली को? हमारे जो एंसेस्ट्रल ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने वाजवान की 53 डिशेस बनाई थी उस टाइम। तो जो खाने वाले थे, महाराज थे, उन्होंने बोला कि ये किसी शैतान का काम है कि एक मीट में इतनी डिशेस बना दी। 50 डिशेस से ज्यादा? कमाल की बात है। तो इनके नाम क्या क्या हैं? कुरमा है, यखनी है,
तबक माल। गुश्ताबा है, लाइक अ क्रिकेट बॉल। क्या बताऊं मैं कितने कितने कौरमे हैं? 14। एक भी बनती है, 10 भी बनती है, 20 भी बनती है, 30 भी बनती है। ये तो डिफरेंट वैरायटीज हम खाते हैं। तो वाजवान होता है एक मल्टी कोर्स कश्मीरी खाना जिसमें ज्यादातर मीट से बनी डिशेस होती हैं। कश्मीर के सर्द मौसम में आपके शरीर को गर्म रखने के लिए। पर टेंशन न लें, इसमें कुछ वेजिटेरियन डिशेस भी होती हैं। कौन नहीं जानता कि इंडियन फूड में मसालों का एक अहम रोल होता है और वाजवान में भी ऐसा ही है। लेकिन इसके सीक्रेट्स की ऐसी रखवाली होती है जैसे मुगल एम्पायर की होती थी। मैंने बड़ी प्यारी सी चीज देखी जब मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर एक तिजोरी है। जी सर। और मैंने जब पूछा कि इस तिजोरी में क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारे इसी में सीक्रेट मसाले हैं जो लॉक एंड की के अंडर में हैं। जी हाँ। और उसकी चाबी आपके पास रहती है। जी। तो इन सीक्रेट मसालों के बारे में आप किसी को नहीं बताते? इंग्रेडिएंट्स तो बाजार में भी मिलते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज होते हैं, कैसे पीसते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम सीक्रेसी अपनी किसी को नहीं बताते। अच्छा। इसमें डिफरेंस देख लीजिए आप, ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। उफ, खुशबू लाजवाब है। पहले हमको मार्केट में जाना पड़ता है इंग्रेडिएंट्स का टेक्सचर देखने के लिए। इसमें हम किसी पर भरोसा नहीं करते। अच्छा। खुद मार्केट जाते हैं, खुद चूज करते हैं और खुद लाते हैं। अगर आप गुश्ताबा या रिश्ता को देखेंगे तो इसे मिंस से नहीं बल्कि मीट के बोनलेस टुकड़ों से बनाते हैं। मीट में फैट मिलाकर लकड़ी के हथौड़ों से कूटते हैं। इससे ये स्पॉन्ज बॉल जैसा गठा हुआ हो जाता है। इसमें घंटों की मेहनत लगती है और इसे लकड़ी की धीमी आंच पर रात भर पकाया जाता है। किसी शानदार वाजवान को बनाने में 2 दिन लग सकते हैं, तैयारी में 1 दिन और कुकिंग में करीब आधा दिन। ये मीट के सबसे इलेबोरेट फॉर्म्स में से एक है। वाजवान रोज रोज खाए जाने वाला आम खाना नहीं है। इसे खास मौके पर सर्व किया जाता है, जैसे कि कलरफुल कश्मीरी शादी। लेकिन मेरे शैतान दोस्त मिस्टर मुश्ताक मेरे लिए खास तौर पर चुपके से कुछ डिशेस शादी से ले आए हैं। वाओ वाओ वाओ। वेलकम टू कश्मीरी वाजवान सर। थैंक यू सो मच सर। वाजवान की अरोमा का मजा लीजिए। उफ, लजीज खाने की शानदार महक मेरे अंदर तक समा गई है। तो सर ये तो रिश्ता है। जी सर। और ये गुश्ताबा और ये वाला रोगन जोश और ये है कबाब। कबाब। वाओ, तो ये आपकी फेवरेट डिशेस है? हाँ। बेसिकली ये सारी डिशेस फेवरेट हैं कश्मीरी लोगों की। सर इस लाजवाब खाने को देखकर मेरे अंदर का शैतान तो अब जाग चुका है। तो अगर आप कश्मीर में हैं और आपने ग्रेट शैतान वाजा का खाना नहीं चखा है तो फिर समझिए चूक हो गई है। तो अगर आप कश्मीर आए तो यहाँ का खाना जरूर खाएं, क्योंकि ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। अभी तक हम देख चुके हैं दिल्ली का एक मस्त फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम, तमिलनाडु का एक फुर्तीला क्यूब सॉल्वर जो शौक में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा है, मुंह में पानी लाने वाली एक मल्टी डिश कश्मीरी क्विजीन, और अब चलते हैं राजस्थान एक वाइल्ड स्टोरी के लिए। भाई एक सवाल पूछूं? ओ नहीं, फिर से कोई सरफेरा सवाल ऐसी चीज के बारे में जो होने वाली थी पर नहीं हुई? नहीं नहीं, ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। ओके पूछ। ठीक है, क्या बोलते हो मैं कुश्ती में चिंपैंजी को हरा सकता हूँ? ये कैसा सवाल है भाई, मैं सच में सीरियस हूँ। क्या हो अगर एक दिन ऐसा चिम जिसका मैंने मजाक उड़ाया हो मुझे कुश्ती का चैलेंज दे दे? वैसे मैं नेट जियो बहुत देखता हूँ पर चिंपैंजी को वर्कआउट करते हुए नहीं देखा। वर्कआउट करते मैंने तुझे भी नहीं देखा, वो तो है। तो अगर तेरा कोई चिंपैंजी मजाक उड़ाए तो मेरी सलाह है कि तू चुपचाप फौरन वहां से खिसक लियो। तो अब अच्छे बच्चे की तरह प्लीज हम सब भी देखते हैं एनिमल्स के साथ मिलकर रह रहे लोगों। हाँ क्यों नहीं। इस मॉडर्न दुनिया में आए दिन देखने में आते हैं स्काई स्क्रेपर्स, ट्रैफिक जैम्स और नजर आते हैं ढेर सारे लोग हर जगह। लेकिन धरती पर आज भी ऐसी जगहें हैं जहां लोग सिर्फ नेचर ही नहीं बल्कि जंगली एपेक्स प्रेडेटर्स के साथ भी खुशी खुशी रहते हैं। पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, जिसमें फालना, दांतीवाड़ा, बेरा और जवाई जैसे इलाके बसेरा हैं रबारी का, जिन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है उनकी चमकदार लाल पगड़ियों से। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये डेरा है दुनिया में लेपर्ड्स की जंगल से बाहर सबसे घनी आबादियों में से एक का भी। अकेले जवाई में ही करीब 60 से ज्यादा केव लेपर्ड्स रहते हैं, वो भी एक छोटे से इलाके में।
मैं पिछले 15 साल से लेपर्ड्स को देखता आ रहा हूँ। ज्यादातर जगहों पर जंगली जानवर और इंसान बिल्कुल अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ ये मिलकर रह रहे हैं। बहुत बार ऐसे वाकये हुए हैं जिनमें लेपर्ड्स किसी की छत पर बैठे दिखे हैं। कई बार तो इन लोगों ने लेपर्ड के मुंह से बकरी को भी छुड़ाया है। लेकिन बेशक ऐसा कभी नहीं देखा कि इन एनिमल्स और लेपर्ड्स में आमना सामना हुआ हो किसी भी तरह का। आपको लेपर्ड्स और कहीं भी इतनी आसानी से नहीं दिखेंगे। यहाँ का मंजर बिल्कुल अलग है। उनकी नस्ल के बढ़ने, कायम रहने के लिहाज से ये एकदम सही हैबिटेट है। तो कह सकते हैं कि ये एक लेपर्ड कंट्री है। देखिए, जिंदगी जीने का एक ही उसूल है, खतरा देखते ही जितना दूर भाग सकते हो बस भाग लो। लेकिन रबारी नेचर इस उसूल से कोसों दूर हैं। कुछ इसे बहादुरी कहेंगे तो कुछ सोचते होंगे कि रबारी लेपर्ड्स को चिल्लाकर बोलते होंगे, नहीं, यहाँ मैं हूँ अल्फा। लेकिन इस लेपर्ड रबारी भाई भाई के चलन के पीछे कुछ बहुत अलग सी ही आस्थाएं हैं। ये रबारी समाज, ये देवताओं के प्रति एक आस्था रखने वाली रबारी समाज है। मतलब लेपर जो इस पहाड़ के अंदर रहते हैं, लेपर तो है, लोगों को मना डर नहीं लगता है क्योंकि ये जंगल में उसका भोजन भी मिल जाता है, भी जो आज दिन तक हमारे को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और यात्रियों को भी नहीं नुकसान पहुंचाया। और जो भेड़ बकरी के ऊपर किया है तो वो भगवान माता जी के रूप में माना जाता है। मतलब माता जी को ये चढ़ाया जाता है कि ये भगवान से है ना, माता जी ने ये भोग लिया है। बायोलॉजिस्ट लंबे वक्त से इस पर बहस कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे अहम चीजों में से एक है कि यहाँ खाने को बहुत है। लेपर्ड्स के लिए लोगों में काफी टॉलरेंस है, जो कभी कभार बकरियां उठाकर ले जाते हैं। और लेपर्ड्स की मौजूदगी भेड़ियों और लक्कड़बग्घों की आबादी को काबू में रखती है, जो रबारी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे। तो मेलजोल वाले रिश्ते में यहाँ एक खूबसूरत बैलेंस है। इंडिया अपने जंगली जानवरों को सहेजने और बचाए रखने के लिए काफी मशक्कत